नमस्कार। आज के हम लोग इस महत्वपूर्ण सेशन में बात करने वाले हैं 14th जेपीएससी मेंस की जो आपकी तैयारी होगी। जितने भी सवाल है, जितने भी डाउट है, एकदम बेसिक से बेसिक सवालों का भी आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। और जितने टिपिकल से टिपिकल आपके डाउट है कि कैसे टॉपिक्स को हम लोग फाइंड आउट करें कि आपका जेपीएससी पूछ सकता है, हाँ? कैसे आप नोट्स से साइनॉप्सिस तक पहुंचेंगे, वो हर एक घटनाक्रम को समझाते हुए मैंने 11 महत्वपूर्ण बातों को यहां पर लिख डाला है। और हर चीज को बेहतरीन तरीके से और मैं डेमो के साथ चीजों को दिखलाते हुए, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट है कि आपका मेंस का पेपर कब तक हो जाएगा। जिनको लग रहा है कि अगर आपके मार्क्स या आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 132 सही हो रहे हैं, 130 सही हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था आपका जो कट ऑफ होगा 135 + 5 कर लें या फिर -5। मतलब मैं आपको यहाँ श्योर शॉर्ट बोल रहा हूँ। बहुत देखिए, श्योर शॉर्ट कट ऑफ का प्रिडिक्शन करना कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड होती है। तो मुझे जहां तक लग रहा है 132 133 तक आपका कट ऑफ, यानी कि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब यहां तक की चीजें क्लियर है, क्योंकि आपका एक डाउट ये भी रहेगा एग्जामिनेशन कब तक होगी। अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है एग्जामिनेशन डेट के रिगार्डिंग। तो आप इतना मान के चलिए कि आपके पास आज से कितने दिन का समय है, 70 दिन। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास पूरा का पूरा मई मंथ है, इसके बाद आपके पास जून मंथ होगा और 10 दिन यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक, यानी कि पूरा अप्रैल खत्म है तो मई जून, और आपको जुलाई में पेपर देखने को मिल सकता है। अब इससे ज्यादा डिले होगा वो अलग मैटर है, लेकिन आपका एग्जामिनेशन जुलाई में कंडक्ट हो जाएगी। इसलिए 70 दिन की हम लोग क्या करेंगे, एक टारगेट बनाएंगे। अब टारगेट में आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अब भाई मेंस की आपको पेपर की तैयारी करनी है ना। आपकी तैयारी किस एग्जामिनेशन की है भाई, मेंस पीसीएस की। दूसरी बात, सीटों की संख्या पे भी आपको ध्यान रखना है, जो बहुत कम है, 100 के आसपास सीट है। दूसरे, इसमें वो स्टूडेंट्स भी बैठ रहे हैं जो पिछले बार मेंस तक पहुंचे हैं, इवन इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। क्लियर है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका लक साथ नहीं दिया, तो उनसे आपका फाइट है। तो भाई आपका जो स्टडी आवर है एक, वो भी एक फैक्टर होगा। अब स्टडी आवर भाई कम से कम तो 9 से 10 घंटे का आपके पास होना चाहिए। 12 घंटे कर रहे हैं, बेस्ट है। वो आपको अब निकालना होगा, 9 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे मेंस के लिए, 60 से 70 दिन के लिए। क्लियर हो गया ये बात है। चलिए, दो चीजें, एग्जामिनेशन डेट कितने घंटे में पढ़नी है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट अब अगर सोच रहे हैं कि मैं नोट्स बना करके, तो पहली बात क्लियर कर लीजिए कि आपके पास जो समय सीमा है ये 70 दिन। अब आपके पास समय नहीं है नोट्स बनाने की। तो नोट्स आपके पास क्या होने चाहिए, नोट्स आपके पास होने चाहिए। आपने अगर प्रीलिम्स की तैयारी के समय नोट्स नहीं बनाया है, उस लेवल पे चीजों को नहीं पढ़ा है, तो आपके पास नोट्स नहीं होंगे। तो अब नोट्स आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे। बहुत तरह के, दुनिया तरह के नोट्स अवेलेबल है। दुनिया तरह के यूट्यूब चैनल पे आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही है। हमारे इस प्लेटफॉर्म में अभी मेंस लेवल पे पूरा कंटेंट रेडी नहीं हुआ, तो आपको दुनिया तरह के चैनल में, ये चैनल अभी आपको सम्मिलित नहीं मिल रहा, हो सकता है 15 जेपीएससी में मिल जाएगी। प्रीलिम्स में आपने देख लिया है नोट्स का क्या था, कंटेंट में किस तरह के सवाल आपको आए भी हैं भाई। चलिए, तो ये है कि अब आपको नोट्स बनाने का तो आपके पास समय नहीं है, नोट्स आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करने होंगे, जैसे भी आप करें। अब आपके पास इस बचे समय में नोट्स आपका होगा नहीं तैयार। अब आपको करना किस पे काम है, मेन देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपका साइनॉप्सिस या सिनॉप्सिस, जिसको भी आप जैसे भी प्रोनाउंस कर ले। देखिए, नोट्स आप भले किसी और का ले रहे होंगे, ठीक है, नोट्स हो सकता है ये किसी दूसरे का हो सकता है। अब दूसरे का इन द सेंस कोई संस्थान का होगा, ठीक है, कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट के होंगे, किसी शिक्षक के बनाए हुए नोट्स होंगे। सबसे बेस्ट मैं आपको यहाँ पे इन तीनों में अगर मैं आपको बता दूं किनका होगा, तो देखिए संस्थान शिक्षक से ही जुड़े हुए होंगे, है ना। तो ये संस्थान शिक्षक से ही जुड़े हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो देखिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो आपके पास नोट्स आएगा, एक बात तो ध्यान रखिए कि उनके प्रॉपर नोट्स नहीं मिलेंगे। मतलब उसमें कुछ ऐसे पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 किसी और के बनाए हुए मिल जाएंगे, और बहुत लाइबिलिटी इसमें नहीं मिलेगी आपको। तो संस्थान के नोट्स या फिर शिक्षक के नोट्स है, तो आप उसको प्रीफर करिएगा। देखिए, ये मेरे बस ये मैं अपना एक सजेशन आपको रख रहा हूँ, है ना भाई। सजेशन होती है वो चीज़ है, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको एकदम इस पे गांठ बांध लेनी है। अब आपको जो भी पसंद आ जाए, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है तो दोनों जगह से चीज़ों को ले सकते हैं। चलिए, ये बातें हो गई। अब आते आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब मेन, हाँ, यहाँ पर ये समझना है कि आपके पास जो नोट्स है वो किसके हैं भाई, ये सिंपल सी बात है, जिसके भी हो, शिक्षक के, संस्थान के या सिलेक्टेड कैंडिडेट के, वो किसके हैं भाई, दूसरे के हैं, ठीक है। अब इस नोट्स में आपको करना क्या है, आपको इस नोट्स में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना होगा। पहली बात तो वो क्लियर करिए भाई। अब इस वैल्यू एडिशन को आपको करने के लिए जिस भी टॉपिक्स की बात कर ले, चाहे आप हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं उस नोट से, या आप ज्योग्राफी में जलवायु को पढ़ रहे हो, या फिर आप पॉलिटी में आप जो यूनिटरी यानी कि एकात्मक जो संविधान की जो नीतियां है या फिर जो सिस्टम है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप साइंस एंड टेक में आप बायोलॉजी का, आप जैसे कि कोशिका है, कोशिका के कोशिकांग के बारे में यानी कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, आरएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है। अब इन सारी चीजों में वैल्यू एडिशन तब कर पाएंगे जब आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या होगा, आपको जानकारी होगी भाई, ठीक है, जानकारी होगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तब जाकर के आप जब वैल्यू एडिशन करेंगे, तब ये जो नोट्स जो आप यहाँ पे कह रहे हैं दूसरे का, तब ये जाकर के नोट्स आपका अपना हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपका प्रोसेस है साइनॉप्सिस का, ठीक है भाई, या सिनॉप्सिस जो भी कर लीजिए, तब आपका ये सिनॉप्सिस तैयार होगा। सिनॉप्सिस कैसे तैयार होंगे वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, समझ में आया। यानी ये सिनॉप्सिस क्यों आखिर इंपॉर्टेंट, इसको भी समझिए, क्योंकि आपको पता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, 3 दिन का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। एक दिन के बाद दूसरे दिन उस सब्जेक्ट को रिकॉल करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, और इस नोट्स को आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो पढ़ किसको पाएंगे, सिनॉप्सिस को ही पढ़ पाएंगे। लास्ट के समय भी 10-15 दिन का जो भी समय बचेगा, ये सिनॉप्सिस ही काम आएगा आपके पास, क्योंकि इतने चीज आपको पढ़ने हैं, पूरा सोशल साइंस पढ़ने हैं आपको, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक आपको पढ़ने हैं, साथ के साथ इन्वायरमेंट पढ़ने हैं, झारखंड का फिर उसको जोड़ लीजिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें, और फिर एक लिटरेचर आपका जो लैंग्वेज पेपर रहेगा। तो इतनी चीजों का आपको याद करना पॉसिबल नहीं होगा बचे हुए लास्ट समय 10-15 दिन, या फिर नेक्स्ट डे जो आपका पेपर होगा, उसके लिए ये सिनॉप्सिस ही आपके काम आएंगे भाई। ये हो गया बातें आपकी क्लियर। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि सिनॉप्सिस कैसे चीजें को तैयार होगी। जैसे कि देखिए, पेपर आपका जो 3rd होगा, ठीक है, जिसमें आपको पेपर 3rd में आपको क्या क्या है भाई, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, ठीक है। तो इस ज्योग्राफी के सेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले, एक टॉपिक है आपका जो है जलवायु। क्या है भाई वो, आप जलवायु कह लीजिए या मानसून कह लीजिए, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने कराई, यूट्यूब पे है, आप जाके देखिएगा। और देखिए मैंने कितनी बातें लिखी है, ये आपको सारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सारे डायग्राम वगैरह, मतलब लिखी हुई चीजें बहुत कम, केवल डायग्राम ही मिल रहा है। और इस डायग्राम बेसिस पे मैंने इसको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। कितने घंटा समय लिया मैंने, पता, 3 घंटे का समय लिया। मतलब मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ कि आपको मॉनसून के बारे में, क्लाइमेट के बारे में जानकारी है, तब आप 3 घंटे बोल सकते हैं क्लास में, ठीक है। और बोल सकते हैं, इट मीन्स आप उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं नोट्स में डायग्राम बनाकर, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल डायग्राम ही दिख रहा है, ये सारे बनाए गए डायग्राम मेरे हैं। अब आ जाइए इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया कि जलवायु का जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन से ही कोई क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 6 जोड़ लेना है हमें। अच्छा चलिए, 5वां में मैंने जोड़ ही दिया था, ये जोड़ दिया था, झारखंड के से जोड़ करके जलवायु का भी सवाल आपका बनेगा। और अगर आप झारखंड संबंधित क्वेश्चन को बना रहे होंगे, मतलब जो मेंस के क्वेश्चन में अगर झारखंड से रिलेटेड पूछे हैं और आप उसको बना रहे हैं, तो एक अच्छा छवि बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बट एक ये है कि आप आयोग जेपीएससी का पेपर दे रहे हैं, जेपीएससी का, तो आपको जानकारी अच्छी खासी है झारखंड की जलवायु के बारे में, झारखंड के इतिहास के बारे में, है ना, झारखंड की आर्थिक जो भी स्थिति है उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी है, तो आप अच्छी सर्विसेज, अच्छी सेवा प्रशासनिक विभाग में दे पाएंगे। ये एक अच्छी छवि बन सकती है, ठीक है। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि आप झारखंड के सारे क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका सिलेक्शन, ऐसा नहीं है, बस मैं एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अब देखिए सिनॉप्सिस कैसे तैयार हो रहा। जलवायु का टॉपिक पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, वो सिनॉप्सिस में क्या होगा, डेफिनेशन। अब यहाँ पर डेफिनेशन को लिखना होगा मेरे भाई, जैसे कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में, मतलब सिनॉप्सिस कितने पेज का होगा, हार्डली 1 से 2 पेज में आपका जलवायु का सिनॉप्सिस खत्म हो जाना चाहिए।
अब मतलब लिख वो 1 से 2 पेज का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा लाइन बाय लाइन लिखना, ये जस्ट ऐसे होगा आपका 1 से 2 पेज में। अब जैसे कि डेफिनेशन में आपको ये सारे डेफिनेशन इसी पॉइंट में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कहाँ से लिया? अरबिक शब्द मौसम से लिया, जिसका अर्थ क्या है? हवाओं में परिवर्तन, ठीक है। एक खास दिशा में जो हवाएं परिवर्तन लेती है जिसका अर्थ होता है मानसून। और वो, या इसको ऐसे लिख लीजिए कि वो हवाएं जो अब जो अपने साथ क्या लेके चलती है? नमी की मात्रा, यानी जल लेकर चलती है जो वर्षा कराएगी, ठीक है। वो अभी मैं वहां पे आ नहीं रहा हूं मानसून एक्सप्लेनेशन में, बस एक जस्ट आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि साइनोप्सिस में ये काम आपको करना है। फिर इसके बाद हवाओं के चलने के जो कारण होंगे। अब हवाओं के चलने के कारण सबसे पहले आप तापमान है, बस इतना ही लिख लीजिए तापमान। और इसमें थोड़ा सा और सिनॉप्सिस में ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इतना आप लिख लेंगे। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं? इसी से अब आप इसका डायग्राम बना देंगे। कैसे भाई? जैसे कि यहाँ पर एक सरफेस ले लिए, एक सरफेस ये ले लिए। यहाँ आपने दिखाया है भाई क्या? यहाँ दिखाया आपने लो टेम्परेचर, यहाँ आपने दिखाया है हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब लो टेम्परेचर है तो यहाँ की जो हवाएं क्या ऊपर उठेगी? नहीं। तो सारे हवाएं यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे दबी हुई होगी, यानी कि नीचे बैठी हुई, इसलिए ये कौन सा जोन हो गया? हाई प्रेशर जोन हो गया। हाई टेम्परेचर है तो यहाँ से हवाएं ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। अब ऊपर हवाएं उड़ गई तो यहाँ पे कैसा जोन बन गया? यानी हवा क्या भाई? मैटर है, पदार्थ है। पदार्थ है यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो हवाएं के छोटे छोटे पार्टिकल्स ऊपर उड़ गए हैं जो। और यहाँ पे ठंडी हवाएं जो है, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या नीचे बैठे हुए, तो ये बैठे हुए तो ये प्रेशर लगा रही सरफेस पे, इसलिए हाई प्रेशर। ये ऊपर उड़ गया तो यहाँ पे प्रेशर नहीं है तो लो प्रेशर। और अभी मैंने बताया कि जो हवाएं हैं वो किधर से किधर चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी यहाँ की जो हवाएं होगी उठ करके इस स्थान को भरने चल देगी, ठीक है। ये एक डायग्राम बन गया यहाँ पर। क्लियर है मेरे भाई? देखिए अब ये सब सिनॉप्सिस में आपको डायग्राम बनाना नहीं है। अगर डायग्राम बना ले बस इसे ही रफ तो और भी अच्छा रहेगा, खूबसूरत, क्योंकि डायग्राम आपको बनाना मस्ट है। देखिए मस्ट मतलब कि अगर वो ऐसा सवाल आ जाए, अगर वहां पे कोई डायग्राम पॉसिबल ही नहीं है तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी हो जाती है, 2 3 4 डायग्राम बना दिए तो बहुत खूबसूरत है, एक लंबा चौड़ा आंसर भी बन जाता है, ठीक है भाई। अब एक तो पहला रीजन कि हवाओं के चलने का कारण आपने बता दिया तापमान। दूसरा आप बताएंगे घूर्णन गति। यहां पे भी आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं। घूर्णन गति यानी कि घूर्णन गति किसकी गति? घूर्णन कौन घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है अपनी अक्ष से, तो भाई आप पृथ्वी ग्लोब बना देंगे अपने अक्ष से 23.5 डिग्री नॉर्थ झुकी हुई है, कुछ अक्षांश बना देंगे, कर्क रेखा मकर रेखा दर्शा देंगे, ठीक है। अब यहीं पे आप सूर्य का पोजीशन दिखला देंगे, कर्क रेखा से मकर रेखा में सूर्य की क्या है भाई? रोशनी क्या कर रही होती है? शिफ्ट कर रही होती है। क्यों? पृथ्वी अपने अक्ष से झुके होने के कारण, जिसके कारण क्या होती है? हवाएं जब पृथ्वी से टकराती है तो वो क्या होती है? एक दिशा की ओर भागेगा। वो किस दिशा की ओर भागेगी ये डिसाइड करता है वो फोर्स। और वो कौन सा फोर्स होता है? कोरियोलिसिस बल। और ये कोरियोलिसिस बल किस दिशा में जाएगी ये किसने बताया? तो आप बोलेंगे फेरल का। तो फेरल के नियम को फिर आप यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे आप लिख लिए हैं सिनॉप्सिस में, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया? उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं। और अब इसमें भी आप डायग्राम बना दे। देखिए पॉसिबिलिटी, अब ज्योग्राफी में तो बहुत अच्छे अच्छे आपका डायग्राम बनेंगे, मैप बनेंगे। आप यहाँ बना दिए, ये आप उत्तरी गोलार्ध दिखा दिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ से आप हवाएं उठाए, आप इसको दाईं ओर दर्शा दिए। और जब ये हवाएं अगर दक्षिणी गोलार्ध में ये चल रही है इस प्रकार से होती है, बाईं ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपकी, मैंने पहले ही कहा ना भाई, मेंस इज कंप्लीटली अबाउट योर नॉलेज। जो भी टॉपिक का सवाल बन गया, जैसे ये जलवायु, तो जलवायु पे आपकी कितनी अच्छी नॉलेज है। अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछ लिया, यानी भूमंडलीय तापन से पूछ लिया, तो आपकी नॉलेज कितनी है भूमंडलीय तापन के ऊपर। और कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हो सकते हैं आपको, आप उसके बारे तैयारी नहीं किए, लेकिन आप खुद को रेडी करके रखेंगे कि उस एग्जामिनेशन हॉल में ही कि आप उसको लिख लें। अब मैं आपको ये बतलाना बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं कि आपको यादें नहीं होनी, चीजें याद होनी चाहिए भाई। जैसे कि ये सिनॉप्सिस में ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये याद होगी तभी ना कि हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है। तो अब ये तो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, याद हो गए, कंसेप्ट है, आपने पढ़ा है प्रीलिम्स में, मेंस में, तो आपको पता ही रहेगा फेरल का नियम। फिर इसके बाद भी हमें सटीक जानकारी ने, मतलब हमने क्या किया भाई, बहुत सारे जब देखा हम लोगों ने आकलन किया तो क्या है, कभी मानसून पहले आ जा रही है 1 जून से पहले, तो कभी बाद में आ रही है, या कभी मानसून आ रही है तो इतनी अधिक वर्षा हो जा रही है कि गांव के गांव डूब जा रहे हैं। तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया ITCZ। अब ITCZ का भी देखिए, मैंने तो सारी चीजों का डायग्राम भी दिखाया था ITCZ का, ये रहा देखिए डायग्राम मैंने दिखाया था, है ना। ये हो गया ITCZ क्या है भाई, लो प्रेशर बेल्ट हो गया। तो आप यहाँ पर इसमें और सिनॉप्सिस में ऐड कर देंगे यहाँ पे इस प्रकार से, क्योंकि ये क्या है ना, आपके एग्जामिनेशन के सामने आपको रिकॉल करा रहा होगा कि ITCZ का क्या, इसका फुल फॉर्म भी आप लिखेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। क्लियर है भाई? अच्छा, ITCZ का सिद्धांत किसने दिया? फ्लोहन साहब। ये सब आप लिखेंगे साइंटिस्ट या भूगोलवेत्ता के नाम के साथ तो और भी खूबसूरत होगा आपका। तो अब ये फैक्ट के साथ आप कंसेप्ट भी ऐड कर रहे हैं। फिर
एक और कंसेप्ट आया जेट धारा की। जेट धारा का भी डायग्राम आप बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जेट धारा का भी डायग्राम मैंने बना करके दिखाया है। ये है आपकी जेट धारा है, ठीक है। ये खूबसूरत सा डायग्राम बन जाएगा। जेट धारा आप यहाँ पे दर्शा देंगे लिख करके, ठीक है। अब ये जेट धारा का सिद्धांत किसने दिया, अब वो आप नाम मेंशन करेंगे। कहाँ गया भाई सिनॉप्सिस, ये रहा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब फिर जो मॉडर्न कंसेप्ट है, फिर आप लिखेंगे फाइनली आधुनिक कंसेप्ट के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण या फिर जलवायु जो हवाओं की जो गति है उसको जो एक्सप्लेन किया गया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, वो है अल नीनो या ला नीनो, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जैसे न्यूज में देखने को मिल रहा है कि 2026 में सुपर अल नीनो, मेगा अल नीनो आने वाला। तो अल नीनो का एक्सप्लेन कर देंगे, अल नीनो का डायग्राम। तो अल नीनो का भी डायग्राम मैंने बना करके आपको दिखाया था, अगर देख ले तो ये रहा आपका। यहाँ पर मैंने बताया था पेरू का तट है, यहाँ से ठंडी जलधारा होती है। और लेकिन जो यहाँ पे देखिएगा मैंने ये देखिए सिनॉप्सिस में ऐड करने का पॉइंट है भाई। देखिए ये चीजें मैं बोल रहा हूँ कि सिनॉप्सिस में ऐड होना चाहिए कि ये आपका है अल नीनो का कंडीशन, ये है ला नीनो यानी कि नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे ठंडी जलधारा होती है जो भारत के मानसून को मजबूती प्रदान करती है। ये वर्षा नहीं कराती है, मानसून को मजबूती प्रदान करती है। और ये क्या होती है अल नीनो यानी कि अबनॉर्मल कंडीशन में पेरू के जलधारा क्या हो जाती है भाई, गर्म हो जाती है, जिसके कारण चिल्ली और पेरू में काफी अधिक वर्षा होती है, ऑस्ट्रेलिया इस सब में कम वर्षा हो पाती है। देखिए मैं यहाँ कोई चैप्टर एक्सप्लेन नहीं, मतलब सिनॉप्सिस तैयार होगा। देखिए आप जो पेड या मेंटरशिप प्रोग्राम आप बहुत लोगों के ज्वाइन कर रहे होंगे, किए होंगे, बस यहाँ पर यही कहानी चलेगी, ठीक है। तो उसका मैं एज अ प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें मिल रही है, समझ के चलिएगा। तो आप समय सीमा में अगर चीजों को देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है वीडियो, तो जाएगा भाई, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम में जो आप 2000, 3000, 5000 जो दे रहे होंगे, यहाँ वही चीजें चलेगी। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन है, तो मैंने तो कहा इसको 3 घंटे में मैंने एक्सप्लेन किया पूरे जलवायु। आप जाके इस वीडियो में देख लेंगे, चैनल पे देख लेंगे। अब इसके बाद सिनॉप्सिस में और क्या है, मानसून है। अब मानसून को फिर आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे होंगे भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसको गर्मी में जो हवाएं आ रही है, जो वर्षा करा रही है, अरब सागर, बंगाली, अब ये सारी चीजें हैं, ये सारे सिनोकॉपेन का जलवायु सिद्धांत ये हो गया। अब इसी में अब आपको झारखंड के सिनॉप्सिस में यहाँ 11 पॉइंट जोड़ के झारखंड से संबंधित जलवायु प्रदेश जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक भूगोल व्यक्ता का नाम मेंशन कर दीजिएगा अयोध्या प्रसाद जी के अनुसार। और कॉपेन के अनुसार जो झारखंड की जलवायु CWG है ना, ये जो आप कोडिंग वर्ड में जो लिखते हैं। और जो आपका अयोध्या प्रसाद जी के अनुसार जो झारखंड की जलवायु को 7 प्रदेश क्षेत्र में बांटा गया है, मैं अभी दिखाऊंगा, उसमें भी आऊंगा अभी नोट्स में। अब एक और सिनॉप्सिस की बात कर लीजिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का आप क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, भूमंडलीय यानी कि जो भूमि है, यानी कि जो भूमि, जो पृथ्वी है, उसका तापमान क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होते चला जा रहा है। क्लियर है भाई। अब किस कारण, तो ग्रीन हाउस गैस का है, GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस के कारण, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस के कारण वो कैसे, तो उसका डायग्राम, जैसे कि मैं अगर आपको एक झलक दिखा दूं, थोड़ा सा समय लगेगा भाई, क्योंकि मैं एकदम चीजों को अच्छे से क्लियर कट आपको कराना चाहता हूं। देखिए भाई मैं आपको दिखाता हूं, इन्वायरमेंट का अगर नोट्स होगा तो देखिए, जैसे ये क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्रीन हाउस गैस है। अब ये ग्रीन हाउस गैस के बारे यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया ग्रीन हाउस गैस के बारे। अब ये डायग्राम बना दिया कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस कर क्या कर रही है, दीर्घ तरंग को आने दे रही है, लेकिन लघु तरंग को आने दे रही है। देखिए लघु तरंग को आने दे रही है, लेकिन दीर्घ तरंग को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। इसके बाद फिर कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग का ये डेफिनेशन आप लिख देंगे, इसका एक एग्जांपल आप दे देंगे कि अगर ग्रीन हाउस गैस कम होगा, जो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बारे लिख दिए आप, ठीक है। मीथेन गैस उसके बारे आपने लिख दिए, फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें इस प्रकार से आपको करना है मेंशन, ठीक। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गया। इसके बाद अब ग्रीन हाउस गैस को ये डिटेल आपने कर दिया तीसरे पॉइंट में लिख करके, क्लियर है। इसके बाद इसके इफेक्ट क्या है, जैसे कि ग्रीन भूमंडलीय तापन के कारण क्या हो रहा है, सबसे पहले जो ध्रुव में जो बर्फ है वो क्या हो रहा है, पिघल रहे हैं। दूसरा, इसके ध्रुव के बर्फ के पिघलने के कारण क्या हो रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तीसरा इफेक्ट, समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण जो लैंड जो एरिया है, स्थल जो एरिया है, वो क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है भाई, खत्म हो रहा है, ठीक है भाई। अब दूसरा एक और टॉपिक ले लीजिए, ओजोन का जो छिद्र हो रहा है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। खैर इसमें उसके बाद जो भूमंडलीय तापन को से बचने के लिए जो उठाए गए कदम है, या जो सम्मेलन हुए हैं पास्ट में, लेटेस्ट में जो सम्मेलन हो रहा है, उसका क्या थीम रखा गया है, या फिर क्या अभी कुछ ऐसी चीजों का मतलब कुछ ऐसा मतलब कि टारगेट रखा गया है कि इतने साल तक, जैसे कि 2030 तक हमें क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस को खत्म कर लेना। तो ये सब डाटा मेंशन करना होगा एक फैक्ट के साथ, एकदम नंबर लिख करके, तो वो और अच्छा झलक बन जाएगा आपका। फिर फाइनली आपको निष्कर्ष लिखना है भूमंडलीय तापन के बारे में, कि निष्कर्ष यानी कि निष्कर्ष में क्या आप लिखेंगे भाई, कि जो भूमंडलीय तापन यानी कि भूमि जो तप रही है,
तो भूमि अगर तप रही है तो उसका आपको निष्कर्ष क्या है कि हमें जो भूमंडलीय जो तप रही है उसको कैसे कम किया जाए, यानी कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को कैसे कम किया जाए। तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसको क्या करना होगा भाई, हमें कम उत्सर्जित करना होगा। वो सारे ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, उसके लिए हमें क्या करने हैं, बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे। पेड़ लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पेड़ों की जो कटाई हो रही है, क्योंकि आज आप पेड़ लगा रहे हैं तो 100% ऐसा नहीं कि आपने 100 पेड़ लगाए तो 100 के 100 क्या हो जाएंगे भाई, रह जाएंगे। उसका हो सकता है 20 to 30%, 20 से 30 पेड़ ही क्या बढ़ेगा, बाकी 70 से 80 पेड़ खत्म हो जाएगी। लेकिन जो पेड़ अभी आपके लगे हुए हैं अच्छी अवस्थाएं में, उनको कटने से रोकना होगा, क्योंकि यही पेड़, यही प्लांट, यही जंगल क्या कर रहे हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और अपना खाना बनाती है और क्या करती है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करती है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी या फिर इकोसिस्टम भी खत्म हो रहा है, खास करके एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जैसे कि जितने भी फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन आपको पता है ना, एज ए प्रोड्यूसर स्वपोषी होता है, जो एक्वेटिक जल में जो पारिस्थितिकी तंत्र का काम करती है। अब क्या हो रहा है कि अब उसकी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण क्या हो रहा है, वो ग्रीन हाउस गैस के कारण या टेम्परेचर अधिक हो जाने के कारण वो फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जा रहा है। उसको खाने वाले जो जू प्लैंक्टन वो खत्म हो जा रहा है, और उसको खाने वाले जो मछलियां, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, उसको खाना ही नहीं मिल रहा, वो लुप्त होते चली जा रही है। समझ में आ रहा भाई? तो ये अब ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, जब तक आपके पास टॉपिक्स में के बारे जानकारी नहीं होती, इसलिए मैंने कहा कि अब आपके पास समय नहीं कि किताब पढ़ें, नोट्स आपको लेनी होगी। इसलिए अब मैं अपना नोट्स दे ही नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि नोट्स आपको लेनी होगी। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, नोट्स आप लीजिए किसी स्पेसिफिक ऐसे शिक्षक से लीजिए जिन्होंने नोट्स को खुद से बनाया है भाई, ठीक है। टाइप वाइप करा दिए उससे मत जाइएगा, खुद से बनाए गए हैंड रिटन नोट्स जो आपको मिलते हैं, या किसी संस्थान, बाकी सेलेक्टेड कैंडिडेट से लीजिएगा भाई। देखिए वो सिलेक्शन ले लिए हैं, जो चीज वो नहीं करेंगे वो भी चीज आपसे करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं, क्योंकि हो सकता है तुक्का बेस्ड उनका वो लग गया वो टॉपिक या वो क्वेश्चन, इसीलिए। बाकी ऐसी चीजें नहीं, आप स्वतंत्र कहीं से भी जाइए। चलिए ये तो रह गई भाई, बातें हो गई आपका क्या नोट्स के रिगार्डिंग। साइनोप्सिस के बारे में मैंने पूरा डिटेल में डेप्थ में जाके दिखला भी दिया, केवल बोला नहीं है यूट्यूब पे आके। अब दूसरा फोर्थ पॉइंट में जो पहला जो, अब ये तो मैंने एक बताया कि स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब एग्जामिनेशन में आपको टारगेट ये रखना पहले कि भाई देखिए कुल मिलाकर के 800 का मतलब क्या है, कुल मिलाकर के ऐसे समझिए 800 प्लस 150 कितना हो गया, 950 मार्क्स में आपको मेंस का पेपर देना है, जिसमें से 150 आपका लिटरेचर है, ये छोड़ देते हैं, इसको अभी मैं हटा दे रहा हूँ, इसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। आपका लैंग्वेज पेपर में कम से कम 100 प्लस होना चाहिए, डिपेंड करेगा उस समय का कॉपी चेकिंग कैसे हुआ, लेकिन 100 रखने होंगे आपको, ठीक है भाई। अब बचता है 800 मार्क्स, ठीक है। अब 800 मार्क्स को भी अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो 540 और 160 में, कहने का मतलब है कि 160 मार्क्स जो है आपके एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू मतलब क्या है, देखिए इसको भी ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपका सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट की होने वाला है 160 मार्क्स, यानी कि कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन, कुल मिलाकर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। ये आपके देखिए जो सिलेक्शन का जो मेन पार्ट होगा, आप मेन समय जो सिलेक्शन ले रहे होंगे, देखिए मैटर तो है सिलेक्शन लेना, अभी रैंक के बारे तो आप सोच नहीं हो रहे हैं। तो सही सबसे पहला एमसीक्यू, और दूसरा जो आपका लिटरेचर पार्ट है, यानी ये जो आप लिटरेचर पार्ट दे रहे हैं 150, अगर आप लिटरेचर में 100 ले आ रहे हैं और एमसीक्यूज में जो मैंने टारगेट दिया 140, यानी कुल मिलाकर के अगर इन दोनों पेपर को मिलाकर अगर आप 240 ले लिए हैं, मैं यकीन के साथ कर रहा हूं, अगर अच्छे से थोड़े बहुत भी अगर आपको जानकारी है सारे विषयों के में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। तो पहला आपके पास ये टारगेट होना चाहिए। देखिए इतनी मैं चीजों को जाकर बता रहा हूँ, हमने भी एक समय किया था, ठीक है। वो अब लक फैक्टर बोल लीजिए या फिर नहीं होना था, वो एक अलग बात है, लेकिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेंस के लिए इसलिए मैं अपने नोट्स को भी अभी दिखाऊंगा, मैं नोट्स चाहूँ तो दे सकता था आपको पेमेंट आपसे करवा करके, लेकिन चीजें उसमें भाई वो बात नहीं आ रही मेरे को, इसीलिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए तो भाई ये पहली बात ये कि एमसीक्यू के बारे में आपको, लिटरेचर के बारे में क्लियर हो गया, टारगेट 240 ये 2 चीजों में होनी चाहिए। और एमसीक्यू पेपर 3, 4, 5, 6 से होंगे, यानी कि पेपर 3 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये हो गया आपका पॉलिटी और गवर्नेंस हो गया आपका, ये आपका इकोनॉमिक्स पार्ट हो गया, साइंस एंड टेक से है, ठीक है भाई। 20 क्वेश्चन यहाँ से 20 क्वेश्चन और 10-10 20 क्वेश्चन, क्लियर है। तो 20 इधर, 20, 40, 60, 80 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। और ये 160 मार्क्स के अगर आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखेंगे भाई, विश्वास करिए, मतलब अगर आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया है, इट मींस वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सारे क्वेश्चन में मैंने फिर भी कितना बोला, 70 क्वेश्चन, आपको 70 तो बनने ही चाहिए भाई। और इसके लिए आप अगर नहीं बन रहे तो अभी से भी मेहनत करिए, ठीक है, नो डाउट आपको करना होगा भाई। 170 क्वेश्चन यानी 140 मार्क्स इधर,
फिर से कह रहा हूँ, ये पहला टारगेट मैंने इसलिए रखा है, ये आपको बहुत ज़्यादा क्या आपको कहीं भी ये चीज़ें मिलेगी भी नहीं बताने के लिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए ये हो गया। अब बात है भाई इस 540 के लिए जो मेंस का जो आपको लिखना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, साइंस एंड टेक में, पॉलिटी में, यानी कि गुड गवर्नेंस में भी साथ के साथ बात है कि भाई मेन एक डाउट है कितने शब्दों में। सिंपल सी बात है, साइंस एंड टेक में 32 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, आपको 500 से शब्द 600 शब्द के बीच में 550 के आसपास में रुक जाना है। 40 मार्क्स के लिए आपको 600 से 700 शब्द, देखिए कितने पेज होंगे। अब एक बात और समझिए, मतलब 650 शब्द काफ़ी है, अब ऊपर नीचे आगे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी लिख नहीं लेना अगर आपको टॉपिक के बारे में जानकारी है, और अगर जानकारी नहीं है तो किसी तरह से आपको पहुंचना होगा इसके आसपास में, ठीक है। अब वो देख लेना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 540 की जो आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप पेपर 3 की, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 की, तो सबसे पहले आपको ये करना है क्या कि अब आप तो भाई देखिए, जैसे हिस्ट्री ले रहे हैं, ये ज्योग्राफी ले रहे हैं, या पॉलिटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात, या साइंस एंड टेक में, तो आपको पहले समझना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे सब्जेक्ट वाइज में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे क्या करने, कलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, कलेक्ट कर लेने हैं। अब ये आपका ये डाउट है कि ये कलेक्शन होगा कहाँ से भाई, या आपको कहीं पर भी, आप जिस भी संस्थान से, जिस भी शिक्षक से जुड़ रहे होंगे, जो आपको ये टॉपिक्स दिए जा रहे होंगे, वो कहाँ से दिए जा रहे होंगे। कभी आपने सोचा भाई कि मैं वो चीजें आपको बतला दे रहा हूँ जो शायद इस इंडस्ट्री में नहीं बतानी चाहिए, और मैं इस इंडस्ट्री का एक पार्ट होते हुए मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि भाई देखिए जानकारी होनी चाहिए, जिससे कंटेंट में दम होगा लोग वहां जाएंगे भी भाई। तो अब ये समझिए कि ये टॉपिक्स कहाँ से फाइंड आउट होंगे, तो ये फाइंड आउट कहाँ से होंगे, जितने आपके अभी तक स्टेट पीसीएस के पेपर हुए हैं, क्लियर, पहली बात। दूसरा, अभी तक जो यूपीएससी का जो पेपर हुआ है, दूसरा ये पॉइंट। तीसरा, अभी जो करंट में जो बर्निंग टॉपिक होगा, ठीक है, जैसे कि बर्निंग टॉपिक में एक तो अभी अगर साइंस एंड टेक या इन्वायरमेंट को जोड़ करके बात किया जाए तो इन्वायरमेंट है, और उसमें मैंने ग्लोबल वार्मिंग का जो बात बताया ना, यही ग्लोबल वार्मिंग आप जो देख रहे हैं इसी, या फिर क्लाइमेट आपको हो गया यहाँ करंट इशू से। तो जितने स्टेट पीसीएस के आए हुए क्वेश्चन को देखा जाएगा, अब वो देखा जाएगा मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन, तो सिंधु घाटी सभ्यता, अब ये पीसीएस में आपका जेपीएससी का भी प्रीवियस ईयर जितना हुआ उसको भी खंगालेंगे, ठीक है, सारे संस्थान, सारे टीचर, वो मैं भी वही करूंगा भाई। अब वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रायोरिटी बेस्ड क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे मतलब कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से कितने बार पूछा गया है आयोग में, ठीक है, या क्या क्या परिवर्तन करके पूछा गया है। एंसेंट हिस्ट्री में कि अशोक के बारे में पूछा गया है, यानी कि देखा गया कि वैदिक सभ्यता से एक भी सवाल नहीं पूछा है, या कोई आयोग पूछा है बहुत कम है, यानी वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो वो आपका टॉपिक यहाँ से क्या होगा भाई, कलेक्शन हो जाएगा। एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देख लेना है, ये कहाँ से टॉपिक तैयार होंगे, समझ गए। जिनके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, वो आप यहाँ से करिएगा, समय लगेगा, पैसा बचेगा, बट अभी इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छी, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और रही बात करंट इश्यू, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया इसके बारे में, ठीक है। तो तैयारी कैसे, अब बात कर लेते हैं। हाँ, अब ये जो है ना, आपको मैंने बताया सिनॉप्सिस जो है टॉपिक वाइज तैयार करनी है, 7वां जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ। अब इसके लिए टॉपिक्स पर आपको जानकारी और कंसेप्ट होनी चाहिए। देखिए, लाख आप किसी का भी नोट्स ले लीजिए, अब फिर से भाई मैं कटु सत्य बातें बोल रहा हूँ आपसे, आप किसी का भी नोट्स ले लीजिए मेरे भाई, किसी का भी नोट, मेरे भी नोट्स ले लीजिए। अगर आपको इस कंसेप्ट के बारे में 0 सन्नाटा हुआ, आपने जलवायु का मेरा कंटेंट पढ़ लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपको मैंने जो नोट्स बनाया था मैं आपको दिखा रहा, भी प्रैक्टिकली चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। मेंस के नोट्स में आ जाते हैं यहाँ पे, चलिए भाई, ठीक है। अब 1 मिनट मैं इसको पूरा, हाँ चलिए। अब जैसे कि झारखंड की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर कितने पेज है, तो मैं आपको पेज को अगर काउंट कराऊं तो आपको अगर यहाँ पे देखने को मिल रहा, तो ये हो गया एक पहला पेज, दूसरा पेज, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10 पेज है, ठीक है ना, 10 पेज है। यहाँ पे कितने पेज है भाई, कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको जो पेजेस की संख्या है 10 पेज, ठीक है। कितने हैं भाई, 10 पेज है, ठीक है। 10 पेज है, मतलब आराम से इसमें आपके 600 वर्ड कवर है, मतलब 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा इसमें आप आराम से कर लेंगे, ठीक है, इस इतने नोट्स को पढ़ करके। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, क्या ध्यान दे रहे होंगे, मेन ध्यान आपका यहाँ जा रहा होगा राइटिंग पे, बस ये मेन कारण है जो मैंने आपको नहीं दिया इस बार मैंने, ठीक है, मेंस के लिए, देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ों को, अब इसमें भी मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा क्लासेस के दौरान भी। देखिए, डायग्राम का जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, ये मेन चीज़ है भाई, डायग्राम को दिखाना। अब जैसे कि अगर आपको झारखंड की जलवायु में अब जो भी क्वेश्चन आएगा,
तो ये देखिए झारखंड की जलवायु, उसका मौसम का वर्गीकरण कर देंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, उसके बाद आपका वर्षा ऋतु, उसके बाद अभी एक डायग्राम बताएंगे अरब खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, डायग्राम इस तरह से बना करके करेंगे। फिर जो जलवायु प्रदेश को जो बांटा गया है झारखंड की जलवायु प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइमेट रीजन ऑफ झारखंड को यहाँ से सवाल बनने के प्रबल चांसेस और बननी भी चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको बांटेंगे, 7 प्रदेश में बांटा गया है। अयोध्या प्रसाद जी के ये कोपेनहेगन के सिद्धांत, जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भी क्या करती है भाई, स्वीकार करती है, ठीक है, जो 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है ये। और उसको देखिए पहले इसको आप प्रमंडल में लिखिए, फिर उसको प्रमंडल का उसको जिले में मेंशन कर दिए, 14 जिले इसके अंदर आते हैं उस जलवायु के अंदर। तो आप इसको जितना अच्छे से एक्सप्लेन करके पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखेंगे ना, तो वो क्लैरिटी इस प्रकार से देखिए क्या करना हमें। देखिए यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से लाइन इधर खींच देंगे, इधर खींच दे, इधर खींच दे, इधर, और अब आप यहाँ पे आंसर राइटिंग बनाइए, ठीक है। मैं अभी आपको लिख करके भी चीजें करवाऊंगा, देखिएगा ना, आपको खुद सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़े। अब यहाँ से फिर अब झारखंड का एक मैप बनाएंगे। अब झारखंड के मैप में वो 7 जलवायु प्रदेश को देखिए दर्शाया गया है यहाँ पे। देखिए पहला महाद्वीपीय जलवायु हो गया, ये डेल्टा जलवायु प्रदेश हो गया, ये तीव्र यानी कि सूखा वाला जो इलाका जो पड़ता है, यहाँ पे शीत में जो ठंड में जो वर्षा होती है, गुमला लोहरदगा वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे आपका जो मेन आप आर्द्र वर्षा यानी कि अरब सागर के मानसून के कारण और बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण भी ये जोन जो आप देख रहे हैं वर्षा हो रहा है, यानी कि अगर आप देख ले तो पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है थोड़ा, और सिमडेगा वाला क्षेत्र हो गया, सागरीय प्रभावित ये वाला क्षेत्र हो गया, ये उप महाद्वीप वाला क्षेत्र हो गया। तो 7 हो गया ना भाई, 7 हो गए कि नहीं, पहले मैं ये बताइए। जैसे कि देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये आपका 7। तो बढ़ गया 7 के 7 प्रदेश में। अब इसको आपने एक्सप्लेन करके एक एक करके लिख दिया। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे लिख रहे हैं महाद्वीपीय प्रकार की, अब इसकी विशेषता पहले आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उससे प्रभावित होने वाले वो क्षेत्र एक डायरेक्शन के साथ उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र लिखे, फिर उससे प्रभावित होने वाले वो जिलों के नाम लिख दिए, यानी इसमें आने वाले सारे जिले गढ़वा, ये सारी चीजें आपने लिख दिए। फिर वहां पे होने वाली जो वर्षा है उसकी औसत वर्षा, देखिए ये जो यहाँ इस तरह से मतलब एक तरीके से ये मेरे बनाए गए नोट्स खुद के पढ़ने के लिए बनाए गए थे, इसीलिए ये नोट्स मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है भाई। आगे बढ़े अब हम लोग। इसके बाद देखिए दूसरा जलवायु वाला प्रदेश आ गया आपका। अब उसी प्रकार इसकी विशेषताएं, कितनी वर्षा की मात्रा, प्रभावित क्षेत्र हो गया आपका, और प्रभावित जिला हो गया, ठीक है। देखिए तो ऐसे आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपको लिखने हैं। अब इसमें और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते थे, जैसे कि देखिए यहाँ पे ही अगर आपको मैं दिखाऊं, जैसे कि अंतिम जो जलवायु शीत वर्षा, यहाँ पे मैंने लिखा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण इन जिलों में। अब इसको मैं जब नोट्स दूंगा तो इसमें और आप अच्छा आप खुद से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इसकी विशेषता शीत, अब आपको 600 वर्ड तक जाने हैं ना भाई, 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कुछ भी ओल झोल नहीं लिखना, मैं एकदम इसी के आसपास ही घूमूंगा। देखिए जैसा कि लास्ट जलवायु प्रदेश में लिख रहा हूँ शीत वर्षा प्रकार की जलवायु, इसकी विशेषता मैं लिखूंगा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। अब झारखंड में पश्चिमी शीत वर्षा प्रकार की जलवायु की इसकी विशेषता यह है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ यह है कि यूरोप से बहने वाली वो चक्रवातीय हवाएं जो अपने साथ नमी की मात्रा लेकर के आती है, कहां से, कौन से सागर से, भूमध्य सागर से, कैप्सियन सागर से, और वो भारत के उत्तरी भारत में हिमालय से टकराते हुए वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नॉट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका बोल सकते हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, ओला, और ठंड में क्या होती है भाई, शीत में आपको देखने को मिलता है वर्षा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जब हवाएं और भी भारत के उत्तर या मध्य भारत की ओर बढ़ती है तो उसमें नमी की मात्रा कम होती चली जाती है, नमी की मात्रा कम होती चली जाती है, और ये हवाएं कैसी होगी भाई, ठंडी होगी। इसलिए इस हवा को आप कहते हैं ना, ठंड के मौसम में शीतलहरी चल रही है, जब ये हवाएं उत्तर प्रदेश के दक्षिण से होते हुए बिहार झारखंड में घुसती है, और कुछ नमी इसमें होती है, जिसके कारण आपको यहाँ पर गुमला लोहरदगा में ठंड के समय में बारिश होते हुए देखने को मिलती है। समझ में आया? तो यही चीज को यहाँ पे बस आपको जो मैंने बोला वो आप इसको लिख, क्या कहीं पे कोई ऐसे मैंने कोई इधर उधर की कहानी बताई नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन में लिख दिया, आप शब्द को बढ़ाना था, समझिए। देखिए मैंने यहाँ पे ये भी समझा दिया कि कैसे शब्दों को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारी मेन पॉइंट बची हुई है। ये क्लियर हो गया? 7वां पॉइंट तक समझ में आ गया ना मेरे भाई सारी चीजें? तो अब ये सिनॉप्सिस हो चाहे नोट्स है भाई, नोट्स आपका है नहीं तो भाई दूसरे का नोट्स है, अब उसको अपना करना है, ठीक है। इस नोट्स को आप अपना कैसे बनाएंगे भाई, जब तक कि आपको उस टॉपिक्स के बारे में कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, आपका वैल्यू एडिशन नहीं होगा और आप उसमें समय नहीं देंगे, तब तक आप दूसरा की सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिनॉप्सिस तैयार भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बात को तो आप गार्ड बांध लीजिए, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे खराब।
वो आप नोट्स ले भी लिए होंगे तो कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अगले 15 जेपीएससी भी आपके पास ही खड़ा रहेगी। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 8वां, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या है इसमें, एक तो भारत सरकार की जो बजट है और जो आर्थिक सर्वे जो सर्वेक्षण होती है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, और झारखंड सरकार की भी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को क्या करना है, मेन अच्छे तरीके से आपको कुछ डाटा को याद रखना होगा। कुछ स्कीम के में जो बजट का अलोकेशन किया भारत सरकार या झारखंड सरकार, वो आपको याद रखने होंगे। जैसे पर्यावरण से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड हो, कुछ महत्वपूर्ण स्कीम जो झारखंड में महिलाओं के लिए चलाए गए, जैसे मैया सम्मान योजना, उसके लिए कितने बजट का आवंटन किया गया है, पिछले वर्ष से कितना अधिक प्रतिशत में, ये सब जब देखे इकोनॉमिक्स में जब आप डाटा ऐसे लिखेंगे तो यही आपकी आंसर राइटिंग को सुंदर बना रही होगी, ठीक है। नोट से रट करके आपको मेंस में आपका विचार, देखिए नोट्स जिसका भी आपने लिया ना भाई, मेरे एक बात जान लीजिए, आपका जो मेंस जो आप लिखते हैं, मेंस में जो आंसर राइटिंग ना, आज मैंने लिख करके आपको ये दे दिया, ठीक है, आप इसमें पढ़ें, आपने इसमें क्या किया, वैल्यू एडिशन किया, फिर आपने रेडी कर लिया। मैं आपको 100% दावा के साथ करता हूँ ये सबसे बेस्ट होगा आंसर राइटिंग। लेकिन बेस्ट तब तक के लिए जब तक कि इसको फिर किसी ने पढ़ा, उसने अपना वैल्यू एडिशन, वो आपका फिर बेस्ट। तो भाई बेस्ट कहीं रुका नहीं, ये मेरे लिए बेस्ट था, उस समय के लिए बेस्ट था, समझ गया। तो बेस्ट की परिभाषाएं मेंस में कुछ नहीं होती है। कितना अच्छा आप अपने विचार को अच्छे शब्दों का चयन किए हैं, ये सुनिश्चित करती है आपकी सफलता या मेंस का अच्छा आंसर राइटिंग। नेक्स्ट, अब जो आंसर राइटिंग में जो आप लिख रहे होंगे, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है। बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है, अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें करंट डाटा यूज हो रहा है कि नहीं, स्कीम आ रही है कि नहीं, वो यूज करेंगे। पास्ट जो लास्ट जो इसका हिस्ट्री में जो भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला उसको लिखना है। किस रीजन के कारण उस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो हुआ है, क्या संविधान में कोई उसका प्रोविजन है या कोई अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ है अभी करंट सिनेरियो में, उसको लिख देंगे। कुछ पॉलिसी सरकार के द्वारा चलाई गई है वो आप लिख देंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कोई उसका डिसीजन दिया गया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और फैक्ट तो लिखना ही है, और फाइनल आपको कंक्लूजन में वो सारे सवाल को लिख देने हैं। चलिए अब आ जाइए लास्ट जो 10वां पॉइंट है, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट है। 1 से 2 सवाल, देखिए यही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में देखिए क्या है भाई, कुल मिलाकर के पेपर 2 इधर है, पेपर 3 इधर है, पेपर 4 है, पेपर 5 है, पेपर 6 है, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने बनाने हैं, 4 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कितने बनाने हैं, पेपर 2, सॉरी नॉट पेपर 2, पेपर 3 में है ना। पेपर 3 की अगर हम लोग बात कर लें तो पेपर 3 में कितने क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। सेक्शन ए सेक्शन बी में पेपर 4 की बात कर ले तो यहाँ पर भी आपको कुल मिला करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन बनाने होंगे। उसके बाद यहाँ भी 4 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन, मतलब 16 क्वेश्चन है, मतलब लिखने 16 से 17 क्वेश्चन मान के चलते हैं ना, यहाँ शायद 5 क्वेश्चन होगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहे, 16 से 17 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, ठीक है। अब आप जो तैयारी करके आएंगे ना, मैं मान के चलता हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिल गए होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे भाई, नहीं आ रहे होंगे, मतलब बहुत अच्छे से उसकी तैयारी नहीं आपकी होगी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या करना है, धैर्यता बनाते हुए, क्योंकि समय भी सीमा भी आपके पास कुछ आपके पास लिमिटेशन होगी, ठीक है ना। उस लिमिटेशन के अंदर ही आपको सारी चीज़ें पे क्या करनी है। तो इसका कम से कम जो मार्क्स आए आपका, कम से कम 50-55% आप उठा लीजिएगा, ऐसे लिखना है आपको। ये बात आप अपने आप को तैयार रखिएगा, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड होगा उसका कुछ अनएक्सपेक्टेड 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, क्लियर है भाई। तो वहाँ यही बात लिखा गया है कि देखिए जो 1 से 2 सवाल आपको मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में, जिसकी आपके पास तैयारी नहीं है, इसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। उसमें एटलीस्ट 50 से 55 मार्क्स आप किसी तरह से ऐसा लिखिए कि आपका उठ जाए, ठीक है। और आप जो टॉपिक पढ़े उससे सवाल आए उसमें सब 75% मार्क्स से नीचे आपको नहीं, इतना अच्छा आपको लिख करके आना है, ये सुनिश्चित करके आना भाई। सीटों की संख्या कम है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको क्या है, हैंड राइटिंग पे विशेष ध्यान, बहुत ज़्यादा विशेष, क्योंकि आपको समय बहुत कम है, उन समय में सारे चीज़ों को लिखना है, 5-5, 6-6 पेपर 7-7 पेज लिखने भी है, तो बहुत अच्छा आंसर राइटिंग होगा अभी नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। आराम से लिखेंगे तो अच्छी आपकी हैंड राइटिंग हो सकती है, लेकिन इतना होना चाहिए कि आयोग अच्छे से पढ़ ले भाई, ठीक है। और जो भी है सबसे पहले क्या करना है, ये आपके पास पेपर है, इस प्रकार से आपको बॉक्स बना लेने, पॉइंट वाइज पॉइंट, जैसे आप परिभाषा लिखें, यहाँ से परिभाषा, अब यहाँ से ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। अब उसके आप प्रभाव को लिख रहे हैं, प्रभाव नंबर 1 दे दिए, ठीक है भाई, कि क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ते चल रहा। दूसरा जो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ती जा रही है। तीसरा प्रभाव आप लिख रहे हैं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो स्थल है लैंड जो है उसकी क्या हो रही है भाई, वो क्या हो रही है, वो घटती चली जा रही है। चौथा पॉइंट में आप लिख दिए कि जो ध्रुव की जो बर्फ है वो पिघलती चली जा, ये इस प्रकार से आप लिखेंगे।
देखिए पढ़ने में भी साथ साथ देखने में भी, फिर आप डायग्राम भी बना रहे हैं तो इससे पेज भी आपका बढ़ते चल जा रहा है, देखने में भी सुंदरता आ रही है, और बहुत खराब भी हैंड रिटन है तो आयोग आराम से पढ़ भी लेगा। ठीक है, क्लैरिटी क्लीन होनी चाहिए, डायग्राम 3 से 4 बन जाए, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन आई है, कोई ऐसा नहीं है 4-5 को डायग्राम भी आप बना रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, वो आपके नॉलेज के ऊपर, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक डायग्राम बनाना भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये डिपेंड करेगा उस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, पॉइंट वाइज कोशिश करना आपको लिखने की। कुल मिलाकर के मैंने सारी चीज़ें आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की थी। होप शो ये वीडियो लंबा बन चुका होगा, नो डाउट, मुझे पता भी है, मैंने आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ दिखाया भी है, सिनॉप्सिस वगैरह कैसे तैयार करना है, लेकिन जितनी भी बातें मैंने बताया है, ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई, आप पेपर देने जा रहे हैं वो पेपर है आपका मेंस का। देखिए कोई भी आप सिविल सर्विस का पेपर का आप जब मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्या आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो मार्केट में अभी जो भी चीज़ें है भाई, केवल नोट्स करने से चीज़ें नहीं चलेगी। नोट्स ठीक है, आप ये नोट्स पे मेहनत किसी और ने किया होगा, काफ़ी रिसर्च किया होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस नोट्स की जो परिभाषा है, ये अभी परिभाषा आपकी नहीं है, ये दूसरे की परिभाषा है भाई। ठीक है, दूसरे की ये नोट्स है, तो और अपना नोट्स तब हो पाएगा जो भी इस टॉपिक्स के नोट्स इसमें है, कोई भी टॉपिक्स का यहाँ पे कोई भी चीज़ को मेंशन किया गया होगा, ठीक है, वो टॉपिक्स के बारे अगर आपको जानकारी नहीं है तब तक ये आपकी नोट्स नहीं हुई अपनी। ठीक है, और तब आप सिनॉप्सिस भी तैयार नहीं कर पाएंगे। हो सकता है एक बार में सिनॉप्सिस जो तैयार किए होंगे जब दूसरे बार पढ़ेंगे तो और अच्छा, तो ये काम होगा, एक बार नहीं दोबारा भी आपका सिनॉप्सिस तैयार हो सकता है। ठीक है भाई, मेन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, बाकी जितनी भी जानकारी, सिलेबस तो आपको पता ही होगा, ये सब चीज़ें उतना मैंने नहीं बनाया कि क्या रणनीति होनी चाहिए आगामी दिनों में, 70 दिन में कैसे चीज़ों को तैयार करेंगे। और हमने आपको बहुत सारे वीडियो दिए, अभी आपको 3 क्लासेस जेपीएससी मेंस के लिए मैंने ये 5 क्वेश्चन को मैंने आपको तैयार करवा दिया है। ये केवल लास्ट क्वेश्चन पे मेरे को एक क्लास लेक्चर दे देने, बहुत अच्छे से समझाते हुए मैं करवा दूंगा, एकदम परेशान नहीं होना। देखिए मैंने कोई चीज़ें लिखी नहीं थी क्लासेस के दौरान, यही है आपका सिनॉप्सिस। अगर आपको एकदम मैं क्लास में जो चीज़ें बोला ना वही सिनॉप्सिस में आप लिख देंगे, यकीन मानिए वही आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरी जितनी कोशिश होगी, जितना समय सीमा होगा उसके तहत ही मैं टॉपिक कराते चलूँगा। ठीक है, बाकी आपका सपोर्ट जैसा होगा वो भी मायने रखेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ पे जो है क्या वो सिलेक्टेड है या नहीं, ऐसी मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि चीज़ों को समझिए कि कितनी गहराई तक चीज़ों को यहाँ पे बताई जा रही है, वो मैटर करता है। और आप एक बार जब क्लासेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर वो सारी चीज़ें ठीक है, आप यहाँ पे जो भी, अगर आप इसके बाद कोई डाउट बचता तो कमेंट करिएगा। और 15 जेपीएससी को जो लेकर के परेशान है तो 15 जेपीएससी आप हमारे साथ मिल करके भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक सबसे खासियत हमारे साथ ये होगी, 14 जेपीएससी में भी मैंने किया, जितने भी प्रीलिम्स में जो स्टूडेंट जुड़े थे, मैंने कहा था कि आपका 75% to 80%, ठीक है, मेंस के लिए आप खुद को रेडी कर लेंगे। मैं इतनी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करता हूँ नोट्स के साथ में कि आप लिखने के लिए भाई खुद को मजबूर कर लेंगे। ठीक, बाकी आप मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।